हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव का सेट जारी किया गया है, साइंस का सेट 3 लेकर आए हुए हैं। सेट 3 मॉडल प्रश्न है। ये पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें समय 1 घंटा 30 मिनट का रहता है, 1.5 घंटे का। फुल पूर्णांक 40 है। ये मॉडल सेट जनवरी में होने वाले प्रथम सावधिक परीक्षा की एक मॉडल सेट है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या इस सेट में, प्रत्येक सेट में तो 40 रहता था, इस सेट में 34 है। प्रश्नों की कुल संख्या 34 है। और साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित ये सेट जारी किया गया है। इसका मैं आंसर शीट तैयार कर रहा हूँ। तो कहता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है, पहले ही बताया जा चुका। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और एक ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल सेट है, इसी पर आधारित एग्ज़ाम होना है। और प्रथम सावधिक और द्वितीय सावधिक, जो प्रथम सावधिक तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का है, लेकिन द्वितीय सावधिक जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। उसमें लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय सब प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इन केस यदि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में लॉकडाउन शुरू होता है, तो इसी मॉडल सेट या इसी प्रथम सावधि का रिजल्ट को लेकर के जैक पूरे रिजल्ट को जारी करेगा। तो इसको बड़ी ध्यान से और गौर से इसको देखना है और समझना है। प्रत्येक प्रश्न का हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम कैलकुलेशन करके भी बताएंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कहता है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यह समतल दर्पण है और ये एक आपतित किरण है, दिखाई इस प्रकार। ये परावर्तित किरण है और यहाँ पर एक अभिलंब है। तो कहता है कि आपतन कोण, ये जो कोण है वो आपतन कोण कहलाया 60 डिग्री है। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। अब देखते हैं कि ये दर्पण है, अवतल दर्पण। हम इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के सामने जो किरणें आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसको फोकस बिंदु कहा जाता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो 2 का ए, फोकस। फोकस बिंदु कहिए या फोकस, एक ही बात है। 3rd नंबर का क्वेश्चन, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। देखते हैं यहाँ पर इसका वक्रता त्रिज्या मीन्स आर।
R इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकस दूरी यानी F कहता है। तो हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू R/2। तो 54 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सती 14, यहाँ पे 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है कि उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सामने एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर वस्तु को रखने पर वस्तु के आकार के बराबर और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वो है वक्रता केंद्र पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, अग्रदीप जिसको बोलते हैं, यह हेडलाइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुख्य पक्ष से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। ये जो घटना है वो है प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन में कि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरणें अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सो प्रकाश की चाल वायु में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल वायु में जो होती है, वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा वायु। 8 नंबर का क्वेश्चन में उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के सामने एक ऐसा जगह है जहाँ सीधा आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है, आभासी प्रतिबिंब, और वो जो स्थान है वो प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच। तो यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, इसको डी से इंडिकेट करते हैं। 10 नंबर में 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया हो और जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो, तो उत्पन्न लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई को एच से इंडिकेट करेंगे, 10 सेंटीमीटर है, और सामने रखे वस्तु 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से इंडिकेट करते हैं, तो 10 × 3 = 30 सेंटीमीटर। आवर्धन m निकालना है, h डैश बटे h करेंगे तो 30/10, यहाँ 3 तो हो जाएगा यहाँ पर 3। आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 3। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसको हम रेटिना कहते हैं, और अगर रेटिना नहीं समझ पाए तो दृष्टिपटल है, आंसर दृष्टिपटल होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है।
इसलिए इसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चाहिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। इसका आंसर अनंत होगा। लेकिन निकट सामान्य दृष्टि के लिए निकटतम जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 14 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा पाचन। 15 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन। विकृत गंधिता को समाप्त करने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। 16 नंबर का क्वेश्चन में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। फेरस और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, तो संयोजन अभिक्रिया होगा। 17 नंबर में है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन में बी। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग करना उपचयन कहलाता है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का वियोग करना अवकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। तो उपचयन अभिक्रिया हो रही है सी के साथ, क्योंकि सी जो है सो इधर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 18 नंबर का क्वेश्चन में दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस AgCl, इसमें Ag1, इधर भी Ag1, नाइट्रोजन 1, इधर भी नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, इधर भी 3, सोडियम 1, इधर भी 1, क्लोरीन 1, इधर भी 1। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, बाकी कोई भी संतुलित नहीं है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लौह चूर्ण यानी फेरस, ठीक है, फेरस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर FeCl2 प्लस H2, यहाँ 2 दे देंगे तो संतुलित हो जाएगा, बनाता है। तो हो जाएगा इसमें आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। आंसर यहाँ पर ए नंबर का हो जाएगा। बी में क्या कहता है, सॉरी बी में नहीं 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। रंगीय सूचक की तरह लिटमस पत्र व्यवहार करेगा, क्योंकि ये लिटमस पत्र 2 प्रकार के होते हैं, नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। हमको पता है कि अम्ल में जब नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो वो लाल कर देता है, क्षार में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो रंगीन सूचक लिटमस पत्र हो जाएगा। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है सी नंबर का, CaSO4 हाफ H2O। फिर वही चीज़ यहाँ घुमा के कह दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O है। ये दोनों सेम मिलता है ना, हमारे लिए समझना कितना आसान हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी है और हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। 23 नंबर में है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है 23 नंबर का, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाता है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे हम। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इसको साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि कोई
कोई विलयन अंडे से पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहते हैं? चूने के पानी को दूधिया कर देता है बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको बोलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन में कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH मान जो हो जाएगा वो 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय प्रभाव है ना। तो अम्ल के लिए तो क्वेश्चन नंबर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका, 26 का सी। 27 अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? भोजन का पाचन करेगा कूटपाद से, तो ग्रहण करता है खाद्य रिक्तिका। आंसर हो जाएगा 27 का डी। एक कूटपाद से ग्रहण करता है, लेकिन पाचन जो है वो खाद्य रिक्तिका से करता है। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? पाचन प्रक्रिया में आमाशय पेप्सिन का पाचन करता है, इसमें पेप्सिन हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समपोषी पोषण होता है? प्राणी समपोषी पोषण करने वाले अमरवेल है। प्राणी समपोषी पोषण माने उसी के शरीर में लग करके उसी के भोजन को वो अवशोषित करता है। तो अमरवेल तो अपने से खड़ा नहीं हो पाएगा, दूसरे के पेड़ में ये चिपका हुआ रहता है और उसी के भोजन को ये भी ग्रहण करता है। मानव हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, तो इस प्रकार ये 4 कक्षीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? भोजन के माध्यम को क्षारीय करने वाले जो अंगक है वो हमारा पित्त है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई मित्रों हो जाएगा वृक्काणु, जिसको किडनी कहते हैं। आगे देखेंगे अब 33 नंबर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? तो भोजन का संवहन करना। भोजन का संवहन वाष्पोत्सर्जन द्वारा थोड़ी ना होता है। पौधों में ताप का नियमन करता है, जल में अवशोषण एवं जड़ की पत्तियों तक करता है। फिर हमारा आगे खनिज लवण के संघात्मक ऊपरी मुखी गति में करता है। यह जैलम में जल की गति के प्रेरित के लिए बल प्रदान करता है। यहाँ पर हो जाएगा भोजन का संवहन। लास्ट क्वेश्चन 34 है। 34 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? एक लिंगी पौधा पपीता हो जाएगा। पपीता एक लिंगी पौधा है। तो इस प्रकार साइंस क्लास 10 का साइंस का मॉडल सेट 3 कंप्लीट हो रहा है। आप इसे देखेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे ताकि आपको सही समय पर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।